नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम फिर देखने वाले हैं क्लास 8th के लिए। यहाँ पर हमारा विषय होगा जियोग्राफी का, और जियोग्राफी का हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था और ये उसी सीरीज का सेकंड पार्ट है, क्योंकि चैप्टर हमारा काफ़ी बड़ा था तो हमने इसे 2 पार्ट में कवर किया है। तो यहाँ पर आज आप देखेंगे सेकेंड पार्ट है, और सेकेंड पार्ट के अंतर्गत हम क्या देखने वाले हैं, तो आगे हम इसी पार्ट में देखेंगे जो हमारा चैप्टर था भूमि, मृदा, जल, वनस्पति और वन्य जीव संसाधनों से। तो इसमें हम आज देखने वाले हैं जल, जो कि यहाँ पर उसी चैप्टर का दूसरा कारक था। तो यहाँ पर हम सबसे इस जल से संबंधित जो बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि जल जो है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है और साथ ही साथ ये एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अब देखिए, नवीकरणीय अनवीकरणीय तो आप समझते हैं, जो हमें दोबारा से पुनः प्राप्त हो जाता है उसे हम नवीकरणीय कहते हैं। और भूपृष्ठ का 3/4 भाग जो है वो जल से ढका है, तो ये तो हम जानते हैं 75% या 73% जो है। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि कभी 73 लिख देते, कभी 75, तो हमें समझना 3/4 लगभग मतलब 75% जो है पृथ्वी पर जल उपस्थित है और इसे ढका हुआ है, और इसे हम जल चक्र या जल ग्रह कहना उपयुक्त है। क्योंकि भाई पृथ्वी पर पानी जो है वो 75% है, तो हम इसे जल ग्रह भी कह देते हैं कभी कभी पृथ्वी को। और लगभग ये 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में प्रारंभ हुआ। अब देखिए, ये एक पॉइंट है कि जीवन की जो उत्पत्ति थी वो कहाँ पर सबसे पहले हुई थी, कब हुई थी। तो आप देख सकते हैं 3.5 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि 350 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, महासागर यानी कि जल में ही हुई थी। यद्यपि आज भी महासागर की सतह जो है वो के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागर का जल जो है वो लवणीय जल है और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवणीय जल का केवल 2.7% ही है, यानी कि अलवणीय जल जो है वो 2.7% है। और इसका भी मतलब 2.7% तो जो है हमारा अलवणीय जल है, और बाकी सारा जल कैसा है, लवणीय यानी कि खारा जल। तो जो अलवणीय जल है इसका भी लगभग 70% भाग जो है ना वो तो बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में ही ढका हुआ है। तो देखिए, अब 2.7% अलवणीय है और उसका भी 70% जो है वो बर्फ के रूप में हिमानियों, पहाड़ों पर आदि पर, और साथ साथ अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच के बाहर है और केवल 1%। अब यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। तो कहने का मतलब है कि मानव के जो उपभोग के लिए जल है उसका प्रतिशत पृथ्वी पर कितना है, तो वो सिर्फ केवल 1% ही है। और ये जल जो होता है भौम जल, नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में वायुमंडल के जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपको मिलेगी। कई सारे प्रश्न इस टॉपिक से आपके निकल गए, जैसे कि कितना प्रतिशत भाग लवणीय है, कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है, और जो अलवणीय है उसमें कितना प्रतिशत मानव उपभोग के लिए है और कितना प्रतिशत बर्फ के रूप में है। ये सब आपने यहाँ पर देखा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसी में एक और बात यहाँ पर अच्छी है, वो छूट गई थी, इसलिए उसको देखना जरूरी है। देखिए, क्या आप जानते हैं, अब ये जो बात है ये आपको अवेयर करेगी आपके जल संसाधन के प्रति। एक टपकता हुआ नल जो होता है, उस नल से एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ वो करता है। अब हम कोई भी नल देखते हैं जिससे पानी एक एक बूंद करके टपकता रहता है, तो एक एक बूंद हम सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, इसे एक बूंद जल के टपकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु वो एक एक बूंद करके भी एक वर्ष में इतना जल जो है वो व्यर्थ चला जाता है उस टपकते हुए नल से। तो यहाँ पर हमें जल के संरक्षण के प्रति सचेत होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, इसीलिए अलवणीय जल का
जल जो है वो पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है और पृथ्वी पर जल ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। इसकी मात्रा जो है स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता की यदि हम बात करें तो इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं के द्वारा महासागर, वायु, भूमि और महासागरों के चक्रण के द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे हम जल चक्र भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पानी है वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, फिर भूमि के अंदर रिस जाता है, कुछ नदियों के अंदर बहकर वापस समुद्र में चला जाता है, फिर वाष्प बनकर जल बरसता है। इसी प्रकार से ये एक जल चक्र का रूप है। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जैसे कि जल कृषि उद्योग, बांध के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन में भी करता है। और जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक है। बढ़ती जनसंख्या। अब देखिए, जो अलवणीय जल है उसकी आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर आपको मुख्य कारण देखने को मिल रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर, ये सभी वो कारण हैं जिनसे अलवणीय जल की आपूर्ति में बाधा खड़ी होती है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं। चलिए, अब यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो है एक दिन में कितना जल भारतीय नागरिक यूज करता है, तो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 लीटर जल का उपयोग वो प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति करता है। अब उसका उपयोग जो है वो पीने में, खाना बनाने, नहाने, शौचालय, वस्त्र धोना, बर्तन, बागवानी, इस प्रकार से इन सभी रूपों में वो लगभग इतने जल का उपयोग करता है। आगे हम देखते हैं, क्या आपने जल के बाजार के बारे में सुना है? अब देखिए, पानी हमारे यहाँ तो सस्ता ही मिलता है या ना के बराबर ही कीमत हम देते हैं, परंतु जैसे हम कभी बाहर जाते हैं तब जरूर पानी की बोतल खरीदते हैं, परंतु कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पर जल बाजार होता है। अब उसी में आता है सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाली अमरेली शहर के पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है, यानी कि वहाँ पर पानी खरीदना पड़ता है। चलिए आगे हम बात करते हैं जल की उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है और अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की कमी है, वहां पर अलवणीय जल की समस्या बरकरार है। और ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित हैं जहां पर अक्सर सूखा पड़ता है। अब यहाँ पर इनके लिए जलवायु जो है ये भी एक परिस्थिति है ऐसी कि यहाँ पर जलवायु ही ऐसी है और उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। और इस प्रकार जल का अभाव मौसमी और वार्षिक वर्षण विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो कुछ और भी ये समस्याएं हैं जिनके कारण भी वहां पर जल का अभाव है। आगे इसी में हम बात करते हैं जल संसाधनों के संरक्षण की, और जल संसाधनों का संरक्षण जो है हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल के स्रोतों तक पहुंचना बहुत बड़ी समस्या है और इस क्षीण होते हुए संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने भी चाहिए। और जल जो है ये एक नवीकरणीय संसाधन है और इसका उपयोग, अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग हेतु अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहिद मल कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव के कारण जल के प्रमुख संदूषक हैं। अब देखिए, जल को संदूषित करने के लिए जो प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे हमने देखा कि कृषि रसायन विसर्जन या औद्योगिक जो बहिस्त्राव होते हैं, उद्योग कारखानों से निकलने वाले जो अवशिष्ट होते हैं, उनमें मुख्य रूप से नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं और इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। और इन्हीं प्रदूषकों को जल निकाय में छोड़ने से
के पूर्व इनको बही स्तरावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पतियों के आवरण को धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। अतः जल के संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्रों में स्प्रिंकल से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है और वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई के लिए ड्रिप अथवा टपकन विधि जो होती है ये काफ़ी उपयुक्त होती है। और सिंचाई की इन विधियों को अपना करके हम हमारे जो बहुमूल्य संसाधन है जल उसे संरक्षित कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं जल संसाधन की बात में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन से संबंधित। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन से। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे हैं और प्रदर्शनी की कई वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक बैग हाथ में थैला उठाया और उत्साह से कहा कि यह बहुत सुंदर हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा कि हाँ ये जूट से बना हुआ है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांसों की बनी होती है। तो देखिए कुछ प्रदर्शनी थी और प्रदर्शनी में बच्चे और शिक्षक साथ साथ वहाँ पर देख रहे हैं। बच्चे ने कहा कि मुझे बैग बस बहुत पसंद आया, तो टीचर ने बताया कि हाँ ये जूट से बना हुआ है। किसी ने टोकरियों को, दीपों को, छत्रों, कुर्सियों को देखा तो वो बेंत और बांस की बनी हुई थी। इस प्रकार से भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस की प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। तो देखिए भारत की ये वो क्षेत्र हैं पूर्वी और उत्तर पूर्वी, भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग जहां पर बांस जो है प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी, यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि ये रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न प्रकार के उत्पादन प्रदान करते हैं और जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि देखिए ये जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है वो हमारे लिए कितनी उपयोगी होती है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैव मंडल भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं जैव मंडल में सभी जो जीव जातियां होती है जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित होती है और निर्भर होती है और इसी जीवन आधारित तंत्र को हम कहते हैं परितंत्र। तो ये हमारा परितंत्र कहलाता है। वनस्पतियाँ और वन्य जीवन जो है बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ियाँ देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं और भूमिगत जल के संग्रह में भी मदद करते हैं। हमें फल देते हैं, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे, कागज आदि सभी चीज़ें प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वनस्पतियाँ हैं वो हमें कितना कुछ देती है जो आपके अध्ययन के लिए अति आवश्यक है और पौधों के असंख्य उपयोग हैं उनमें से आप कुछ और को जोड़ सकते हैं। अब देखिए हम देखें तो बहुत कुछ यहाँ पर हमें मिलता है ना। आगे हम इसी में बात करते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं और उनसे हमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होता है। जैसे कीट, मधुमक्खी हमें शहद देती हैं और फूलों के परागण में मदद करती है। परितंत्र के अवघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के रूप में कीटों पर निर्भर है और अवघटों के रूप में। इसी में आगे हम एक छोटी सी बात यहाँ पर देखते हैं। क्या आप जानते हैं, इससे संबंधित बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिकेन, एस्प्रिन अथवा इब्रोप्रोफेन जैसे पीड़नाशियों से किया जाता है, उनकी अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। अब देखिए कुछ जीव जो हैं, पशु हैं, उनका उपचार कुछ ऐसी दवाइयों से किया जा रहा था और जब वो पशु मर जाते थे तो गिद्ध उनको खाते थे और गिद्ध जब उनको खाते थे तो गिद्ध जो थे ना वो किडनी खराब होने से मर रहे थे। तो पशुओं पर औषधियों के उपयोग करने से प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं
और आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ पर ये उदाहरण हमें ये बता रहा है कि किस प्रकार जीव जो हैं परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, और एक जीव को यदि किसी प्रकार का हम हानिकारक या डोज दे रहे हैं, किसी प्रकार की हानिकारक दवाइयाँ दे रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और वो दूसरे जीव के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि वो उस पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं आगे यहाँ पर हमारी जो बात चल रही थी कि अपघटकों के रूप में कार्य करती है, और गिद्ध मृत जंतुओं को खाने के लिए एक अपमार्जक है ना। देखिए अपमार्जक, ये एक प्रश्न आ जाता है। अब देखिए अपमार्जक जैसे आता है हमारे दिमाग में, तो कभी कभी क्या है कि हम साबुन और जो सर्फ होता है उसे भी हम अपमार्जक की श्रेणी में रखते हैं, तो वो हमारा एक रसायन शास्त्र का विषय होता है, और वहाँ पर अपमार्जक यदि उस विषय से पूछा जाए तो हमें वो उत्तर देना होता है। परंतु यहाँ यदि पर्यावरण से संबंधित, भूगोल से संबंधित हम बात करते हैं तो इसमें अपमार्जक के रूप में गिद्ध भी आता है। अब ये अपमार्जक क्यों है? क्योंकि ये भी साफ करता है ना, जो हमारा पर्यावरण होता है उसको संतुलन बनाए रखता है, उसे साफ करता है, उसे कुछ जीवों को नष्ट करता है, मरने के पश्चात उनको खा लेता है। तो इस प्रकार से एक अपमार्जक की भूमिका में होता है। पर्यावरण एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। देखिए पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जा रहा है किसको? यहाँ पर अपघटकों के रूप में, और गिद्ध भी उसी में शामिल हैं। इसलिए चाहे प्राणी बड़े हों अथवा छोटे हो, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो आपने देखा किस प्रकार से जीव सभी हमारे लिए आवश्यक होते हैं। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण की। अब देखिए वनस्पति हम देखते हैं कि जो दुनिया है, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं। तो तापमान और वनस्पति की वृद्धि जो होती है ये तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, यानी कि किस प्रकार के क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति वृद्धि करेगी। इसके लिए दो चीज़ें यहाँ पर हैं, तापमान और आर्द्रता। अब विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में हम रख सकते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं जहाँ पर वनस्पति को हम देखते हैं? तो ये देखिए, वन है, इसी के साथ में घास स्थल है, गुल्म और टुंड्रा। तो ये 4 प्रकार के वर्गों में इसको रखा गया। अब हम इन चारों को समझते हैं कि वन कहाँ पर होंगे, गुल्म कहाँ पर होंगे, टुंड्रा कहाँ पर होंगे, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। देखिए भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। अब देखिए जहाँ पर नमी पर्याप्त होगी, पानी ज़्यादा गिरेगा, वर्षा ज़्यादा होगी, ऐसे क्षेत्र में क्या होंगे? बड़े बड़े वृक्ष उगेंगे। और इनका प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अब जैसे जैसे आर्द्रता में कमी होगी वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता भी कम हो जाएगी। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार के वृक्ष और घास उगती है, और विश्व के घास स्थलों में का निर्माण होता है। अब देखिए ज़्यादा वर्षा होगी तो बड़े वृक्ष उगेंगे, वर्षा कम होगी, नमी कम होगी, वहाँ पर छोटे वृक्ष या घास उगेंगे। और कम वर्षा वाले या शुष्क जो प्रदेश होते हैं, अब देखिए शुष्क प्रदेशों में क्या उगती है? तो वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ उगा करती है या गुल्म उगते हैं। अब देखिए गुल्म क्या होता है? तो कटीली झाड़ियों का ही एक रूप है गुल्म। इस प्रकार से क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है, और वाष्पोत्सर्जन से होने वाले आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। और शीत ध्रुवी प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। अब देखिए शीत वनस्पति या शीत ध्रुवी प्रदेश में टुंड्रा वनस्पति जो होती है वो देखने को मिलती है, और वहाँ पर मांस और लाइकेन जो है वो सम्मिलित हैं। तो ये हमने देखा कि जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं उनको 4 क्षेत्रों में हमने देखा किस प्रकार से आर्द्रता और तापमान पर ये निर्भर होती है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व के जितने लोग थे इस समय उनमें से कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं, और विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण को तुरंत ही आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव का संरक्षण है, इन्हें हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। तो वन जो है ये हमारी प्राकृतिक संपदा है, और पौधे और जंतुओं को ये आश्रय भी प्रदान करते हैं।
साथ ही साथ हमारे परितंत्र को अनुरक्षित भी रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव के हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं की प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित और संकटापन्न हैं और कुछ के लुप्त होने के कगार पर हैं। वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल, भूस्खलन, इनमें से कुछ मानव और कुछ प्राकृतिक कारक। देखिए वन वनस्पतियां कैसे नष्ट होती है, तो ये कुछ कारण देखें। अब इनमें कुछ कारण जो है वो तो प्राकृतिक हैं और कुछ कैसे हैं, मानव निर्मित हैं। और इन जो मिलकर के इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की जो हमारी मुख्य चिंताओं में से एक है अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना, जिससे कुछ खास प्रजातियां जो हैं उनकी संख्या में कमी हम देख सकते हैं, उनमें कमी आ जाती है। अब शिकार का जो कारण है वो पशु की खाल के लिए, चमड़े के लिए, नाखून, दांत और पंखों, सींग आदि के लिए एकत्रीकरण करने के लिए और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जाता है। इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता है, शेर है, हाथी, ब्लैक बग है, मगरमच्छ है, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ा करके किया जा सकता है। अब चैप्टर को हमने पढ़ा, इसमें कितनी अच्छी बातें हमें देखने को मिली कि किस प्रकार से ये जीव हमारे लिए उपयोगी है, किस प्रकार से वनस्पति हमारे लिए उपयोगी है। तो इन सब बातों को जब व्यक्ति समझेंगे, सीखेंगे, तब वो इन चीज़ों के प्रति अवेयर होंगे, तो इसे समझना ज़रूरी है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन के नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। चलिए अब देखिए आगे हम बात करते हैं इसमें। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण संतुलन जो है बना रहेगा। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजाति प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है और अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी महोत्सव आदि को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ कारण हैं जिनसे आप अपने प्रदेश की या अपने क्षेत्र की जो भी वनस्पति है, जीव हैं, उनको आप संरक्षित कर सकते हैं। तो इसमें कुछ हमारे सामाजिक कार्यक्रम जैसे वानिकी वन महोत्सव आदि को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवासों का अवलोकन भी कर सके। बहुत से देशों में पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेर, चीता, हिरण आदि भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई थी, जिसने पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है और पौधों और प्राणियों के संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। अब यहाँ पर ये जो हमने देखा है CI है ना, इसका नाम जो है वो है CITES। ये तो इसके अंदर द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं और मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जाति, पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई है। इसमें भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड्स और येलो कुछ ऐसी यहाँ पर
तो ये यहाँ पर आज का हमारा जो ज्योग्राफी से संबंधित चैप्टर था ये समाप्त होता है। और चैप्टर आपको कैसा लगा कंप्लीट आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े और अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएँ। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।